मुझे यहाँ से एक बड़ी अहम खबर मिल गई थी, जो कि एक सीक्रेट खबर थी। अब मेरा रुकना बेकार था। चुनांचे मैंने मेजर शरद से कहा, भैया औरंगल से शायद बड़े भाई का टेलीफोन आ जाए, इसलिए जाता हूँ। वो बोला, ठीक है, तुम्हारा खाना अर्दली तुम्हारे कमरे में पहुँचा देगा। जाओ मेरे धर्मवीर, तुम सचमुच मेरे धर्म के वीर हो। फिर इसने सिख कैप्टन की तरफ मुतवज्जा होकर नशे में सर इधर उधर हिलाते हुए कहा, अमरीक सिंह, इस लड़के धर्मवीर ने हम पर एहसान किया है कि हम इस एहसान का बदला नहीं दे सकते। ये मेरी बहन को डाकुओं के घर से निकाल कर ले आया। ये बड़ा बहादुर लड़का है, इसे तो फौज में कैप्टन होना चाहिए था। सिख कैप्टन मेरी तरफ देखता रहा। इसने आगे से कोई जवाब न दिया। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल आया, क्योंकि अब उन्होंने फौजी उमूर से हटकर औरतों के बारे में और ख़ास तौर पर दूसरे ऑफिसर्स की बीवियों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी थीं। और तजुर्बे ने मुझे बताया था कि अब वो इस वक्त तक औरतों की ही बातें करते रहेंगे जब तक कि वो नशे में धत नहीं हो जाते। सिख कैप्टन के साथ मेजर शरद भी ज़्यादा पी जाता था। मैं ऑफिसर्स होटल से निकलकर बाहर बारिश हो रही थी। अगरचे बारिश मूसलाधार नहीं थी, मगर बराबर हो रही थी। जनूबी और वस्ती हिंद की बारिशें ऐसी ही होती हैं। मैं बारिश में भीगता दौड़ता अपने कमरे में पहुंचा। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, इसराइली फ़ौज के 3 टॉप के जनरल भारत को मज़ीद असलहा फराहम करने के मौजू पर बातचीत करने और भारतीय हाईकमांड को पाकिस्तानी ख़िलाफ़ हमले की स्ट्रेटजी बताने नागपुर पहुंच रहे थे। हफ्ते की रात को इन्हें किसी जगह डिनर दिया जा रहा था, जहां ये सारी बातें तय होनी थी। मेजर शरद दीवान की गुफ्तगू से मुझे ये मालूम हो गया था कि इसराइल के तीनों जनरल पाकिस्तान पर हमला करने के बाद भारत में मौजूद होंगे। पाकिस्तान पर हमले के सिलसिले में भारतीय जनरलों की मदद करेंगे। इस डिनर में भारतीय फ़ौज के भी 3 टॉप के जनरल शिरकत कर रहे थे। मैंने इस मुकाम को ताकतवर धमाके से उड़ाने का इरादा कर लिया था। यहाँ पाकिस्तान के 6 दुश्मन जनरल जमा हो रहे थे, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी करने वाले थे। अभी हफ्ते के दिन में 2 दिन बाकी थे। मुझे जो कुछ भी तैयारियाँ करनी थी, इन्हीं 2 दिनों के अंदर अंदर करनी थी। मुझे इस वक्त अपने ख़ास आदमी का ख्याल आया, जो घनश्याम के नाम से नागपुर शहर मुकीम था और जिससे मैं उसी रोज़ मुलाकात कर चुका था। चुनांचा दूसरे दिन में वक्त निकालकर फ़ौजी कैंटीन से निकला और घनश्याम की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से इसे फ़ोन पर बताया कि मैं आ रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। मैंने फ़ौजी कैंटीन से फ़ोन करना मुनासिब ना समझा, इस ख्याल से कि फ़ौजी कैंटीन फ़ौज हेडक्वार्टर के अंदर से हो सकता है बाहर जाने वाली फ़ोन कॉल चेक की जा रही हो। घनश्याम ने फ़ोन पर कहा, आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उसकी दुकान पर पहुंचा था। वह हस्बे मामूल अखबार पढ़ रहा था, मगर इसने मुझे दुकान में दाखिल होते देख लिया था। इसका मुलाजिम 2-3 ग्राहकों को कुछ चीज़ें दिखा रहा था। उसने अखबार के ऊपर से नज़रें मेरी तरफ उठाईं और ऊपर जाने का इशारा किया। मैं लकड़ी का जीना तय करके ऊपर वाली कोठरी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद घनश्याम भी आ गया। मैंने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो बोला, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, हफ्ते की रात को नागपुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से इसराइली जर्नलों को जो डिनर दिया जाना है, इस डिनर में भारत को अमेरिका और इसराइल से मिलने वाले असलहे की भारी खेप की बात भी तय होगी। भारतीय फ़ौज के 3 टॉप के जर्नलों को इसराइली फ़ौजी जर्नल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने की हिकमत अमली भी बताएंगे। इस डिनर में पाकिस्तान के 6 फ़ौजी जर्नल एक जगह जमा होंगे, जो पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान में पहुंचा सकते हैं। मैं उन 6 के 6 पाकिस्तान दुश्मन जर्नलों को हलाक करना चाहता हूं, और उन्हें एक साथ हलाक करने की सिर्फ यही एक सूरत हो सकती है कि जहां वो मीटिंग कर रहे हों, मैं इस जगह को धमाके से उड़ा दूँ। धमाका इस कदर ताकतवर और हलाकत खेज़ होना चाहिए कि वहाँ बैठे हुए इसराइली और भारतीय जर्नलों में से एक को भी ज़िंदा ना बचना चाहिए। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकोगे? घनश्याम खामोश था। वो सर झुकाए किसी सोच में था। चंदा में खामोश रहने के बाद बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस कमरे में खुफिया मीटिंग होने वाली है, तुम इस कमरे का जायज़ा लेकर मुझे बता सकोगे इस कमरे की खिड़कियाँ कितनी हैं और दरवाजे कितने हैं? मैंने कहा, जहाँ तक मुझे मालूम है ये मीटिंग शहर के सबसे मॉडर्न होटल में हो रही है। उस होटल के एक कमरे में पहले इसराइली और भारतीय जर्नलों की मीटिंग होगी, उसके बाद बड़े हाल में डिनर किया जाएगा। घनश्याम ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कमरे में इन जर्नलों की मीटिंग होने वाली है, तुम मुझे एक दिन के अंदर अंदर इस कमरे की सारी खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में पूरी मैंने पूछा, खिड़कियों और दरवाजे के बारे में तुम क्यों ज़्यादा पूछ रहे हो? हमें तो बम लगाकर उड़ाना है, कहीं भी लगा सकते हैं, कमरे में ही क्यों?
घनश्याम कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि 6 के 6 दुश्मन जर्नलों में से एक भी जिंदा ना बचे तो मुझे कल शाम तक इस कमरे की पूरी तफसील से आगाह करो, जहाँ ये लोग बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी करने वाले हैं। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद नीचे उतरूँगा। मैं उठकर नीचे उतर आया और सारा रास्ता सोचता रहा कि ये कैसे पता चलाया जाए कि जर्नलों की मीटिंग किस होटल के किस कमरे में होगी। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि मीटिंग किस होटल में हो रही है। उसके कमरे का सुराग लगाना जहाँ जर्नलों की मीटिंग होगी, जाहिर है वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे और बहुत खुफिया बात रखी जाएगी कि मीटिंग किस होटल के किस कमरे में है। लेकिन मुझे हर हालत में दोनों का सुराग लगाना था और मेरे पास इसका सिर्फ एक ही ज़रिया था और ये मेजर शरद दीवान था। मेजर शरद दीवान मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पेशल डिफेंस ब्रांच का रेजिमेंटल हेडक्वार्टर का सीनियर अफसर था। उसे ज़रूर मालूम होगा कि इसराइली और भारतीय जर्नलों की मुजव्वज़ा मीटिंग किस होटल में है और होटल के किस कमरे में, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी के इंतजामात की जिम्मेदारी इसी पर होगी। मैं दोपहर तक फ़ौजी कैंटीन में अपनी ड्यूटी भी देता रहा और जहन में मनसूबाबंदी भी करता रहा। दोपहर को खाने के टाइम पर मैं मेजर शरद के पास आ गया। मुझे मालूम था वो अपने कमरे में आकर डिनर करता है। जब मैं इसके कमरे में पहुंचा तो थोड़ी देर पहले आ चुका था और वर्दी में ही था। सोफे पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने अखबार एक तरफ डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, धर्मवीर, तुमने अच्छा किया जो आज आ गए। मैंने ख़ास विष्णु को खाना बनाया है, तुम सब इसे पसंद करोगे। मैंने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, भैया जी, आज मेरा कैंटीन पर कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। सोचा आज भैया के पास जाकर खाना खाऊं। वंडरफुल। उसने अर्दली को आवाज़ देकर 2 आदमियों को खाना लगाने का कहा। अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम अखबार पढ़ो, मैं इतनी देर में ज़रा एक फ़ाइल देख लूँ। मैं अखबार खोलकर पढ़ने लगा। मैं अखबार के किनारे से मेजर शरद दीवान को देख रहा था। उसने अपने ब्रीफ केस में से एक स्याह रंग की फ़ाइल निकाली और उसे खोलकर अंदर लगे हुए कागजात को उलट पुलट कर एक कागज़ पर नज़रें जमा दी। अखबार अंग्रेज़ी का था। मेजर शरद दीवान बड़े इन्हमाक से फ़ाइल पढ़ रहा था। फिर उसने अपने वर्दी की ऊपर वाली जेब से पेंसिल निकालकर कागज़ पर कुछ लिखा और वर्क उलट दिया। मैंने अखबार नीचे करते हुए कहा, भैया, लगता है दफ्तर में आजकल ज़्यादा काम है जो फाइल भी साथ ले आए हैं। मेजर मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बताऊँ भैया धर्मवीर, फ़ौज के इंटेलिजेंस के महकमे में गधे की तरह काम करना पड़ता है। दूसरे मुल्क से फ़ौज का कोई मालूमी सा अफसर भी आ जाए तो हमें मुसीबत पड़ जाती है। मैंने जानबूझकर जमाई लेते हुए बज़ाहिर बेनियाजी से पूछा, क्या बाहर से कोई फ़ौजी अफसर आ रहा है? फाइल पर नज़रें जमाए हुए बोला, अरे धर्मवीर, कोई मामूली अफसर होता तो मैं ये काम अपने असिस्टेंट के सुपुर्द कर देता। पूरे 3 जर्नल आ रहे हैं बाहर से। भगवान करे सारा काम खैर खैरियत से हो जाए। मैंने यूं ही बेताल्लुकी से पूछा, भैया तुम बहुत काम करते हो, भारत को तुम ऐसे सबूतों पर वाकई नाज है, लेकिन इन जर्नलों को नई दिल्ली राजधानी जाना चाहिए ना, तुम्हारी राजधानी की मुसीबत हम। मेजर शरद ने हंसते हुए कहा, तुम सिविलियन हो, इन बातों को नहीं समझ सकोगे। मैंने मेजर शरद से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, भैया इन लोगों की सिक्योरिटी की देखभाल करना, मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम मेरे बड़े भाई ही तो हो। मेजर शरद ने आंखें उठाकर मुझे देखा और बड़ी मोहब्बत से कहा, धर्मवीर, तो क्या मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं समझता? तुम फिक्र मत करो, जिस होटल में इन जर्नलों को डिनर दिया जाएगा वहाँ सिक्योरिटी के ऐसे सख्त इंतजाम होंगे कि कोई परिंदा भी अपने शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर होटल के ऊपर से नहीं गुजर सकेगा। मैंने खुश होकर कहा, ऐसा ही होना चाहिए। आखिर से बाहर से आए हुए फ़ौजी हमारे मेहमान हैं और भारतवर्ष तो अपने मेहमानों का बड़ा ख्याल रखता है। मगर भैया, इस शहर नागपुर में तो छोटे छोटे होटल हैं, इन जर्नलों को डिनर अपने ऑफिसर मेस में ही दे देना चाहिए था। मेजर शरद दीवान ने फाइल ब्रीफ केस में बंद करते हुए कहा, अरे भैया, हम ये डिनर नागपुर शहर के सबसे आला और मॉडर्न होटल अशोका में दे रहे हैं। मैंने पूछा, गुड, वाकई तो बहुत शानदार होटल है, मैं तो भूल ही गया था, इसके करीब से 2-3 बार गाड़ी में गुजरा हूँ। इतने में अर्दली ने आकर कहा, खाना लगा दिया साहब। हम खाने की मेज़ पर जाकर बैठ गए। मैंने बड़े तरीके से अशोका होटल के मौजू को जारी रखा और मेजर शरद से कहा, भैया, होटल के स्टाफ की कड़ी जांच पड़ताल करना, इनमें दुश्मन का कोई जासूस भी हो सकता है। मेजर शरद ने अपनी प्लेट में दही डालते हुए कहा, भैया धर्मवीर, मुझे इन बातों का बड़ा तजुर्बा है, हमने अपने आदमियों का इंतज़ाम किया है। उस रोज़ होटल के मुलाजमों की जगह इंटेलिजेंस के फ़ौजी बेरों और दूसरे सर्विस करने वालों के लिबास में होंगे। मैंने मेजर शरद को हवा देते हुए कहा, भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। सच कहता हूँ, मुझे अपने भैया पर बड़ा नाज है। मेरा भाई वाकई भारत का लायक फ़ौजी अफसर है। फिर मैंने जिस तरह छोटे भाई बड़े भाई के आगे ज़िद करते हैं, इसी तरह कर, भैया, मैंने अंदर से अशोका होटल नहीं देखा, उस रोज़ मुझे भी साथ ले चलोगे? मैं अशोका होटल अंदर से देखना चाहता हूँ। मेजर शरद बोला, नहीं धर्मवीर,
उस रोज़ मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, वहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी होगी। हाँ, कल सुबह मैं होटल के इन कमरों का जायज़ा लेने जा रहा हूँ जहाँ सारे मेहमान जनरल डिनर खाएंगे और सब बैठकर बातें करेंगे। तुम कल मेरे साथ चले चलना। कुदरत ने मेरी मदद कर दी थी, मैं यही चाहता था। ये बहुत मुश्किल मरहला था, हर मुश्किल मसला था जिसे मेजर शरद दीवान ने ख़ुद ही हल कर दिया था। अब फ़ौरन मौजू बदल दिया और मेजर शरद की वालदा की अदालत के बारे में बातें करने लगा। माता जी को देखने को बड़ा मन चाहता है भैया, सोचता हूँ अगले हफ्ते माता की खैर लेने छंडवारी जाऊँ। मेजर शरद ने कहा, ज़रूर चलना, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। माता जी अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन शकुंतला का उनको बहुत ख्याल है। मैंने कहा, शकुंतला ऐसी बेटी किसी के नसीब में नहीं होती भैया, भगवान इसकी रक्षा करे। अपने कमरे में आकर मैं बेचैनी से दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगा। मेजर शरद ने कहा था ठीक सुबह 8 बजे वो मुझे फ़ौजी कैंटीन से ले लेगा। दूसरे रोज़ मैं जल्दी फ़ौजी कैंटीन पर आ गया। ठीक 8 बजे मेजर शरद की फ़ौजी गाड़ी आ गई। मैं इसके साथ बैठ गया और गाड़ी शहर के बड़े होटल अशोका की जानिब रवाना हो गई। अशोका होटल नागपुर में नया तामीर हुआ था। ये 3 मंजिला जदीद किस्म की खूबसूरत इमारत थी। सामने खूबसूरत कशादा सा सबसा लान था। हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो गई। मेजर शरद अपनी फ़ौजी वर्दी में था। मैं इसके साथ छोटे रैंक के फ़ौजी अफसर जो अपनी वर्दियों में थे उनके साथ था। होटल की लॉबी में अशोका होटल का मैनेजर हमारा इंतज़ार कर रहा था। वो हमें डिनर हॉल में ले गया। मेजर शरद और दूसरे फ़ौजी अफसरों ने पूरे हॉल का मुआयना किया, पर्दों को हटाकर देखा, खाने की लंबी मेज़ का जायज़ा लिया। फिर होटल के मैनेजर को कुछ ज़रूरी हिदायत दी और वहाँ से हम होटल की दूसरी मंजिल में बज़रिया लिफ्ट आ गए, जहाँ डिनर से पहले इसराइली और भारतीय जर्नलों की ख़ास मीटिंग होनी थी। मेजर शरद और इसके साथी फ़ौजी अफसर उस कमरे का भी मुआयना करने लग गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कमरे का जायज़ा ले रहा था। कमरे की कुल 3 खिड़कियां थीं जो नीचे लान की जानिब खुलती थीं। कमरे के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे से हम दाखिल हुए थे और दूसरा दरवाज़ा बंद था जो किसी दूसरे कमरे की तरफ खुलता था। मेजर शरद ने होटल के मैनेजर से कहा, ये तीनों खिड़कियां बंद रहेंगी और ये दूसरा दरवाज़ा भी बंद रहेगा। मेन दरवाजे पर हमारे आदमी तैनात होंगे। होटल के मैनेजर ने बड़े अदब से अंग्रेज़ी में कहा, ऐसा ही होगा सर, हम इन खिड़कियों को इस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। मेजर शरद ने अंग्रेज़ी में कहा, अभी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी फंक्शन में 2-3 दिन बाकी हैं। फंक्शन वाले दिन हमारे आदमी खुद आकर सारा बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ गए। मैं मेजर शरद के साथ साथ चल रहा था। उसने बड़े फ़ख्र से पूछा, क्यों धर्मवीर, क्या ख्याल है? मैंने कहा, भैया मैं बहुत मुतमईन हुआ हूँ, हमारे इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है। मेजर शरद दीवान खुश होकर मुस्कुराने लगा। उसके पीछे पीछे 2 फ़ौजी अफसर चल रहे थे, वो भी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए। यहाँ से हम वापस रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में आ गए। मेजर शरद ने मुझे फ़ौजी कैंटीन से बाहर उतार दिया। कोई 1 घंटा मैंने बड़े मुश्किल से गुजारा। उसके बाद अपने असिस्टेंट जगदीश से कहा, जगदीश भैया कल से मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मैं वैद्य जी से दवाई लेने शहर जा रहा हूँ, तुम पीछे ख्याल रखना। जगदीश बोला, भैया तुम अपने मेडिकल स्टोर से दवाई क्यों नहीं लेते, मुफ्त मिल जाएगी। नहीं भैया, मुझे वैद्य जी की आयुर्वेदिक दवाई से ही आराम आता है, अभी आ जाऊँगा। फ़ौजी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर से निकलकर मैं सीधा दूसरे बाज़ार वाले शॉपिंग सेंटर में गया। वहाँ से मैंने खुफिया कोड में घनश्याम को फ़ोन करके बताया कि मैंने ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, आ जाओ, इसी तरह सीधे ऊपर चले जाना। थोड़ी देर बाद मेरा रिक्शा अपने ख़ास मुजाहिद जासूस घनश्याम की दुकान के बाहर पहुँच गया। मैं दुकान के अंदर दाखिल होकर जीने चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। उस वक्त घनश्याम एक खातून ग्राहक से बातें कर रहा था। उसने मुझे देख लिया था। चंद सेकंड बाद वो भी ऊपर आ गया। मैंने उसे उस कमरे की खिड़कियों और दरवाज़ों के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कहने लगा, खिड़कियों और दरवाज़ों का रंग कैसा था? मैंने याद किया और कहा, खिड़कियों और दरवाज़ों का रंग नस्वारी था। वो बोला, ठीक है, ये मीटिंग किस रोज़ हो रही है? मैंने इसे बताया, मीटिंग हफ्ते की रात को होगी। वो बोला, ठीक है, अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन तुम्हें एक काम 1 रोज़ पहले जाकर वहाँ करना होगा। मैंने पूछा, क्या काम है? उसने बताया कि मैं वो काम 1 रोज़ पहले जाकर करूँगा। घनश्याम चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद बोला, वक्त थोड़ा है, तुम्हारा काम मुश्किल होगा, मुझे भी कुछ ज़रूरी चीज़ें तैयार करनी है, मगर मैं आज रात इन्हें तैयार कर लूँगा। तुम ऐसा करो, आज रात के पिछले पहर बल्कि सुबह मेरी दुकान पर आ जाओ। मैं जाग रहा हूँगा और दुकान का दरवाज़ा अंदर से खुला होगा, बाकी बातें मैं उसी वक्त करूँगा। अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो।
मैं वापस आ गया। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले पिछले पहर का अलार्म लगा दिया। घड़ी ने मुंह अंधेरे ठीक 4 बजे मुझे जगा दिया। मैंने बनियान कमीज पतलून रुक तो जा आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करता शेयर करने के बहाने फौजी हेडक्वार्टर के गेट से बाहर निकल गया। गेट पर पहरा देने वाले सारे गार्ड मुझे पहचानते थे। अब मुझे कोई आने जाने से नहीं रोकता था। मैंने सड़क पर कुछ देर तक जॉगिंग की। जब दूसरी सड़क पर घूमते ही मैंने दौड़ना बंद कर दिया, बल्कि तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। एक जगह से मुझे खाली टैक्सी मिल गई। अभी अंधेरा ही था, सड़कों की बत्तियां रोशन थीं। टैक्सी लेकर मैं घनश्याम की दुकान वाले बाज़ार के नुक्कड़ पर ही उतर गया। बाज़ार बंद था। 1-2 आदमी सैर करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। मैंने घनश्याम की दुकान का दरवाज़ा आहिस्ता से अंदर को धकेला। वो खुला था। अंदर जाकर मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। ऊपर सीढ़ियाँ फिर से घनश्याम की आवाज़ आई, आ जाओ। मैं कमरे में गया तो बिजली के बल्ब की रोशनी में मेज़ पर कुछ चीज़ें पड़ी देखी। इनमें 3 चौड़े साइज़ की स्कॉच टेपें भी थीं। लकड़ी का एक चौकोर डब्बा पड़ा था। घनश्याम मेज़ के साथ लगकर बैठ गया। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने नसवारी रंग की स्कॉच टेप उठाते हुए कहा, इसे तुम आम स्कॉच टेप समझ रहे होगे। मैंने कहा, लगती तो ये आम स्कॉच टेप ही है। घनश्याम बोला, तुम्हें शायद यकीन नहीं आया, मगर इस हकीकत ये है कि 25 गज लंबी स्कॉच टेप में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारे अशोका होटल का पूरा ब्लॉक धमाके से उड़ा सकती है। मैं हैरान सा होकर स्कॉच टेप को देखने लगा जो घनश्याम के हाथ में था। ये धमाका खेज स्कॉच टेप मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। हमारे मुजाहिदों को किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आज रात मैंने इसे ख़ास केमिकल में डालकर इसकी ताकत को 3 गुना ज़्यादा कर दिया है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि होटल के जिस कमरे में इजरायली और भारतीय जर्नल मीटिंग करने के लिए बैठेंगे, उस कमरे की खिड़कियों और दरवाज़ों को चौखटों के ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्कॉच टेप चिपका देना, जैसा कि तुमने बताया। अगर खिड़कियां और दरवाज़ों का रंग नस्वारी है तो ये स्कॉच टेप चौखटों के साथ चिपकी हुई किसी को नज़र नहीं आएगी। इसमें ऐसे केमिकल डाल दिए गए हैं कि डिटेक्टर से इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। बाजारी या बिल्कुल आम सा स्कॉच टेप है, लेकिन जब इसका धमाका होगा तो हो सकता है होटल के कमरे समेत पूरा ब्लॉक उड़ जाए। कमरे में इतनी शदीद भड़क उठेगी कि इसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। उस आग में कमरे में बैठा हुआ हर शख्स आन की आन में जलकर कोयला बन जाएगा।